एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और अभी हम शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स सीरीज में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या होता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट क्या होता है, इनके सारी की सारी अच्छे तरीके से इनको समझ लिया है कि ये कैसे मूव करते हैं, क्या क्या मोशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक इज स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। अब अगर मैं कहूं कि स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट इज अ फॉल्स जॉइंट, नॉट अ ट्रू जॉइंट, तो क्या यकीन होगा? क्योंकि अगर मैं इसे कहूं कि स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट एक तरीके का ट्रू जॉइंट नहीं है, फॉल्स जॉइंट है, तो फिर क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें मालूम है कि जब कोई दो बोन या दो से ज्यादा बोन मिल करके एक जॉइंट बनाती है तो उसको बाहर से क्या कवर करती है? कैप्सूल होते हैं, है ना, जिसे कि हम क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन स्कैपुला एंड थोरैक्स को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं ये फॉल्स जॉइंट है। लेकिन यहां पे ये भी कहा जाएगा कि अगर आप शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स या शोल्डर कॉम्प्लेक्स में ये चारों जॉइंट को लेते हो, स्कैपुलोथोरेसिक स्टेर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्कैपुलोथोरेसिक एंड ग्लेनोह्यूमरल, तो आप स्कैपुलोथोरेसिक को क्यों लिए हो? स्कैपुलोथोरेसिक को हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स या शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स के अंदर इसलिए लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि ये प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा फंक्शन, है ना। इसके फंक्शंस के कारण हम इसको शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स के अंदर लेते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शोल्डर का कोई भी मोशन कर रहे हैं तो उसमें स्कैपुलोथोरेसिक का भी मूवमेंट होता है। अगर मैं कोई भी अपने शोल्डर का मूवमेंट कर रहा हूं तो स्कैपुलोथोरेसिक भी उसे हेल्प करता है वो मूवमेंट को कंप्लीट करने में। इस कारण से स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट को भी हम शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स के अंदर लेते हैं। तो समझ में आ गया ना कि स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट वैसे तो ट्रू जॉइंट नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज फंक्शनैलिटी ये क्या कहलाया जाता है? ट्रू जॉइंट। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से ये डिस्कस करेंगे कि स्कैपुलोथोरेसिक एनाटॉमी क्या है, इनका आर्टिकुलेशन क्या है, ठीक है, स्कैपुला की रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है, और साथ में इनका सबसे इंपॉर्टेंट मोशंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट एनाटॉमिकल जॉइंट। ठीक है, ये एक तरीके का एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं है, जैसे कि बॉडी के सारे जॉइंट्स होते हैं अलग, दूसरे जॉइंट्स जो होते हैं जिनमें कि साइनोवियल मेम्ब्रेन बाहर से उन्हें कवर करती है। ठीक है, बट इट्स ए ट्रू फंक्शनल जॉइंट। लेकिन ये ट्रू फंक्शनल जॉइंट है, इसको जॉइंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये फंक्शंस ऐसे प्रोवाइड करा रहा है। ठीक, एनाटॉमी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्कैपुला की। तो ये स्कैपुला बोन है, ठीक है, ये इसका इंफीरियर एंगल है। ठीक है, ये इसका कौन सा है? मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है। लैटरल बॉर्डर आपको कैसे समझ में आएगा? ग्लिनोइड फोसा से। ये जो ग्लिनोइड कैविटी होती है ये लैटरली ही प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? लैटरल बॉर्डर है। अब ये कैसे हमें समझ में आए कि ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है? इसको इजिली समझने के लिए ये है, पोस्टीरियर व्यू में हमारी स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला आगे जाकर के क्या बना लेती है हमारे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला और कोराकोइड प्रोसेस से हम ये समझेंगे कि ये पोस्टीरियर व्यू है और एंटीरियर व्यू कुछ इस तरीके का होता है। तो यहां पे हमारी क्या प्रेजेंट है? यहां पे हमारा थोरैक्स है, रिब्स है, ठीक है, रिब्स है, और रिब्स के ये जस्ट पीछे डोर्सल साइड ऑफ द रिब्स ये प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरीके से। मतलब कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रिब्स। ठीक है, ये इन दोनों की क्या हो गई? एनाटॉमी कि थोरैक्स के जस्ट पीछे एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला इस तरीके से कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसे स्टेबल क्यों है रिब्स के पीछे? क्योंकि ये जॉइंट नहीं बना रहा है, जॉइंट कैप्सूल नहीं है जो इसको कवर कर रहा है। तो स्टेबिलिटी कैसे है? स्टेबिलिटी है इनकी बिकॉज ऑफ मसल्स
and ligaments which are connected to the clavicle or the other bones around the particular joint. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी एनाटमी है. आर्टिकुलेशन क्या है इनका? आर्टिकुलेशन यही है कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रिब्स और द डॉर्सल सरफेस ऑफ द रिब्स एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, तो ये ऐसे क्या करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं. रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला. रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना. ठीक है ना, ये जनरल सी एक नॉलेज है कि हमें पता होना चाहिए कि स्कैपुला हमारा कहां प्रेजेंट होता है. तो स्कैपुला हमारा सेकेंड रिब से सेवेंथ रिब के पास प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे. सेकेंड रिब से सेवेंथ रिब तक प्रेजेंट होता है और ये 30 to 40 डिग्री फ्रंटल प्लेन में होता है, ओरिएंटेड होता है. 30 to 40 डिग्री ओरिएंटेड प्लेन में रहता है. 5 सेंटीमीटर ये बॉडी से क्या रहता है? मिड लाइन टू द बॉडी. 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन. मतलब कि जैसे कि ये मेरी वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा से थोड़ा सा लेटरली 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस ये लेटरली प्रेजेंट रहेगा हमारे बॉडी में. और इसमें क्या है? फ्रॉम पोस्टीरियर साइड ऑफ स्कैपुला स्लाइडली अपवर्ड एंड रोटेट. अगर आप पीछे से देखोगे बॉडी को तो स्कैपुला क्या है? अपवर्ड रोटेटेड है. 5 से 10 डिग्री क्या है? अपवर्ड वो रोटेटेड है. तो ये हमें समझ में आ गया कि क्या है स्कैपुलोथोरेसिक. अब हमें अच्छे तरीके से ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे मोशंस हैं जो कि स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट भी प्रोवाइड कराता है, कि बिना स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट के अदर मूवमेंट शोल्डर जॉइंट के नहीं होंगे. तो जो सारे के सारे हमने देखा है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के मोशंस सेम हमारे स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट के भी मोशंस होते हैं. थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, इसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो अभी जो हम तीनों इसके मोशंस देखेंगे वो अच्छी तरीके से एक बार समझो, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. अब हम बात करेंगे स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में कौन कौन से मोशंस प्रोड्यूस होते हैं. तो स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में जितने भी सारे के सारे मोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उन सभी का रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ग्लिनॉइड फोसा. तो यहां पे हम सबसे पहला क्या बात करेंगे? हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होता कैसे है? ये हमारा अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड मोशन है. ठीक है, बोन के थ्रू देखें कैसा हो रहा है. ये हमारा अपवर्ड है, ये हमारा डाउनवर्ड है. तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या हो रहा है? अपवर्ड में क्या हो रहा है? ग्लिनॉइड फोसा जो है हमारा अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है और इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला वो लेटरली मूव कर रहा है. सेम एज द डाउनवर्ड में क्या हो रहा है? ग्लिनॉइड फोसा क्या कर रहा है? हमारा नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला हमारा मीडियली जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या है? हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में ये मोशन ऐसे होता है. लेकिन मैं एक चीज और क्लियर करूं कि मैंने आपको पहले बताया कि शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स में जितने भी जॉइंट हैं एक दूसरे को मिल करके पूरे मोशन को प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि अगर हमारे शोल्डर का ये मोशन हो रहा है तो इसमें हमारे 3 और जो जॉइंट हैं स्टेर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्कैपुलोथोरेसिक, ये भी हेल्प कर रहे हैं उस मूवमेंट को कंप्लीट करने में. तो अगर स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट में अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्रोमियोक्लेविकुलर में क्या हो रहा था और स्टेर्नोक्लेविकुलर में क्या हो रहा है. तो अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट का हो रहा है तो स्टेर्नोक्लेविकुलर में क्या होगा? यहाँ पे एलिवेशन अपवर्ड में और डिप्रेशन किसमें? हमारे डाउनवर्ड मोशन में. ठीक है, तो ये हमारा एससी जॉइंट में हुआ. और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में क्या होता है? सेम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. ठीक है, तो ये मोशन होता है जब स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट का अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है. तो एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टेर्नोक्लेविकुलर में ऐसा कुछ मोशन होता है. दूसरा हमारा क्या है? और हाँ, अपवर्ड जो मूवमेंट है स्कैपुलोथोरेसिक का वो कितना होता है? 50 डिग्री और डाउनवर्ड कितना होता है? 60 डिग्री. दूसरा, और ये किस प्लेन में होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रंटल प्लेन एपी एक्सिस में होता है. ठीक है, अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टेर्नोक्लेविकुलर को अच्छे से समझे हो तो समझ में आ जाएगा कि एक्सिस और प्लेन कैसे होते हैं. दूसरा एंटीरियर टिल्टिंग एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग. एंटीरियर टिल्टिंग एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग तो सेम एज द एससी जॉइंट एंड एसी जॉइंट. ये है हमारा एंटीरियर टिल्टिंग और ये हमारा पोस्टीरियर टिल्टिंग. एंटीरियर टिल्टिंग, पोस्टीरियर टिल्टिंग. मतलब कि एंटीरियर टिल्टिंग में क्या होगा कि हमारा जो ग्लिनॉइड फोसा है वो आगे की ओर मूव करेगा और जो इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है वो क्या करेगा? पोस्टीरियरली मूव करेगा. और पोस्टीरियर टिल्टिंग में क्या होगा? पोस्टीरियर टिल्टिंग में हमारा ग्लिनॉइड फोसा जो है वो पीछे की ओर मूव करेगा और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला क्या होगा? आगे की ओर मूव करेगा. और इसी वक्त एससी जॉइंट और एसी जॉइंट में क्या हो रहा है?
क्योंकि ये सब कंबाइंड मूव करते हैं। तो एससी जॉइंट में क्या होता रहता है यहाँ पे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन। तो अगर एंटीरियर हो रहा है तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल एससी जॉइंट में क्या करेगा, पोस्टीरियरली मूव करेगा, और जब पोस्टीरियर टिल्टिंग करेंगे तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल एंटीरियरली अपवर्ड की ओर मूव करेगा, एंटीरियरली मूव करेगा। तो वो क्या होगा हमारा एससी जॉइंट में। और एसी जॉइंट में सेम एंटीरियर टिल्टिंग एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। और ये हमारा किस में होता है, सेजाइटल प्लेन में होता है और एक्स एक्सिस में होता है। ठीक है, तो ये हमारा था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। ठीक है ना। अब तीसरा मोशन हमारा क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन मतलब कि ये पहले बॉडी में देखो, ये है इंटरनल रोटेशन और ये है एक्सटर्नल रोटेशन, है ना। लेटरल व्यू से इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट तो हमारी ग्लिनोइड फोसा ही है कि ग्लिनोइड फोसा क्या होगा, इंटरनली रोटेट करेगा और एक्सटर्नल रोटेशन में पोस्टीरियरली जाएगा, है ना। मतलब कि इंटरनल रोटेशन में एंटीरोमीडियली और पोस्टीरियर रोटेशन में पोस्टेरोलैटरली। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन में पोस्टेरोलैटरली और इंटरनल रोटेशन में एंटीरियोमीडियली। अब एससी जॉइंट और एसी जॉइंट में क्या होगा, एससी जॉइंट में यहाँ पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, एससी जॉइंट में प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। इसको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन किसमें कहते हैं, एससी जॉइंट में सेम मोशन को प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कहते हैं। स्कैपुलोथोरैसिक में इसको क्या कह देते हैं, एंटीरियर टिल्टिंग एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। और एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में इसको क्या कहते हैं हम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो मतलब कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में जो मोशन सारे के सारे होते हैं सेम उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि इफ एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन अकर, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर इंटरनल रोटेशन होगा तो फिर एक प्रॉब्लम होती है हमारे बैक में, जिसे कि हम क्या कहते हैं, अब एक्सेसिव इंटरनल रोटेशन होगा तो मीडियल बॉर्डर क्या होगा, बाहर की ओर प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, और बाहर की ओर अगर बहुत ज्यादा हमारा मिडिल बॉर्डर प्रोमिनेंट होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये कंडीशन बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कवर किया है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है वो क्या होता है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है डॉर्सली पोस्टीरियरली। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ सीरेटस एंटीरियर मसल। सीरेटस एंटीरियर मसल के वीकनेस के कारण, वीकन किस कारण से हो सकता है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी हुई हो जिसके कारण से ये वीकन हो रही है और ये प्रोमिनेंट हो रही है, मतलब मसल अपना वर्क नहीं कर पा रही। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, अगर ब्रेकियल प्लेक्सस अच्छे से पढ़े तो उसमें पता होगा कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहां से निकलते हैं, हमारा C5, C6 एंड C7 तीनों की ब्रांचेस से मिलकर के एक नर्व बनती है जिसे कि हम लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहते हैं, और ये सप्लाई करती है सीरेटस एंटीरियर को। और जब इसकी इंजरी होती है तो वीकन हो जाती है कौन सी हमारी मसल, सीरेटस एंटीरियर। और सीरेटस एंटीरियर के वीकनेस के कारण क्या होता है, जो हमारा मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है वो क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है पोस्टीरियरली। तो ये पूरा हमारा टॉपिक क्या था, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, जो कि आपको आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।